सब्जी वाला, सब्जी वाला, ताजा सब्जी लो, ताजा सब्जी। सब्जी वाला, सब्जी वाला। आलात तुम्ही? मानसी कुठे आहे? क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और मानसी कहाँ है? फिर चली गई। आपने रोका नहीं उसे? आदत बन गई है उसकी, पता नहीं कब सुधरेगी। पुलिस में शिकायत की? नहीं, अब शिकायत नहीं करेंगे। जहां जाना चाहे जाए, जहां रहना चाहे रहे। जब उसको हमारी परवाह नहीं है तो हम क्यों उसकी परवाह करें? हाँ, जैसे ही कह रहे हैं, जानती हूं आप रह नहीं सकते उसके बिना। कल खुद ही जाएंगे ढूंढने उसको। कि लाडली जो है, अब नहीं ढूंढूंगा, थक गया हूं मैं। अब नहीं ढूंढूंगा। ये क्या? तुमची मानसी भिवंडी स्टेशन के पास मिली। काम ढूंढते ढूंढते घूम रही थी वहां पर, जीआरपी की नजर में आ गई। धन्यवाद। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आपको भी अपनी ड्यूटी करनी होगी। 5वीं बार ढूंढ कर लाए हम लोग इसे। जवान लड़की है, ध्यान रखना चाहिए तुमको। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वरना कभी ऐसा ना हो कि ऐसे ही भाग जाए और फिर कभी ना मिले। क्यों करती है बेटा तू ऐसा? हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं। आप क्यों करते हैं ऐसा? क्यों आप दोनों परेशान कर रहे हैं मुझे? हमने क्या किया है? कितनी बार कहा है कि नहीं रहना मुझे यहाँ, फिर भी बार बार घर ले आते हो। मानसी, तेरे बाबा कुछ नहीं कहते, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी कह दे उन्हें। थोड़ी सी भी शर्म है तुझमें? शर्म मैं क्यों करूँ? आई तुम करो। बांध के रखा है मुझे यहाँ, क्यों पड़े हो मेरे पीछे? जाऊ थे मला। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अभी तो इतनी बड़ी नहीं कि खुद को संभाल सके। आप बहुत बड़े हो गए हैं ना। क्या संभाला आपने? इतने सालों से वही दिहाड़ी का काम करते आए हो और आज भी वही कर रहे हो। क्या जिंदगी है आपकी? ऊपर से मुझे बांध के रखा है ताकि अपने साथ मेरी भी जिंदगी बिगाड़ सको। मानसी गप बस। आप क्यों सुनते हैं इसकी बकवास? 2 थप्पड़ लगाई सीधी हो जाएगी। बचपन में ही लगाया होता तो आज इसकी जबान कैंची की तरह नहीं चलती। बचपन में नहीं लगाया ना तो अब भी भूल जाओ। तुम 2 लगाओगी तो मैं सामने से 4 लगाऊंगी। पता नहीं इस लड़की के सर पर क्या पागलपन सवार है। भूल जाओ उसे। अब हमारे 2 ही बच्चे हैं बस। कल्पना, थोड़ी चाय बना दे, सर फटा जा रहा है मेरा। विनोद और कल्पना ने तय कर लिया था कि वो अपनी 16 साल की बेटी मानसी को भुला देंगे। मानसी की जिद, बार बार उसका घर से भाग जाना, इन सब से वो तंग आ गए थे। बेटी के बुरे बर्ताव ने माँ बाप को हताश कर दिया था। थक हार कर उन्होंने मन बना लिया था कि अब वो मानसी की फिक्र करना छोड़ देंगे। लेकिन मानसी को उनके पास वापस आना ही था। पर इस बार मानसी हमेशा की तरह नहीं लौटी थी। इस बार कुछ अलग हुआ था। मेरी बेटी को ढूंढने के लिए सर 5वीं बार ढूंढ कर लाए हम लोग इसे। 2 थप्पड़ लगाई सीधी हो जाएगी। तुम 2 लगाओगी तो मैं सामने से 4 लगाऊंगी। मैं बस अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। कहीं कोई बलि तो नहीं दी गई यहाँ पर? हम नहीं रह सकते तेरे बगैर। पर मैं आपके बगैर रह सकती हूँ। और पत्रकार बाबू, कोई फोटो वोटो मिला शेर का? नहीं चंदू भाई, लगता है बंदूक से इतने शेर शूट हुए हैं कि कैमरा से शूट होने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अरे गगन, क्या हुआ? अरे लेकिन डर क्यों रहा है इतना? क्या भूत वूत देख लिया जंगल में? चंदू भाई, उधर खोपड़ी
और हड्डी है किसी की। खोपड़ी हड्डी? हाँ, लगता है शेर ने किसी गांव वाले को खा गए। कहाँ पे देखा तुमने? हाँ? उधर उधर जंगल में। चलो बताओ मुझे। अरे क्या दिखाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अरे डरता क्यों है? मैं हूं ना तेरे अरे साथ। दादा आप जाओ, मुझे वहाँ पर मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैं हूं ना तुम्हारे दादा, साथ। मेरी बात सुनो। चलो बताओ मुझे कहाँ पे है? आज शपथ। अरे शेर होगा अरे तो उसके साथ तुम्हारा भी फोटो ले लूंगा। बता मुझे कहाँ पे है? कहाँ पे देखा तुमने? वहाँ पे? चल बता कहाँ पे? हो रहा है उधर। ये किसी जानवर का काम नहीं लगता है। यहाँ पे बात कुछ और ही है। साहब इस तरफ। सर, मुकेश राणे, रिपोर्टर हूँ नवीन महाराष्ट्र अखबार का। मैंने आपको कॉल किया था। आइए सर। सर, यहाँ पर अगरबत्ती मिली है, आधी जली हुई। सर इस बैग में कपड़े भी औरतों वाले ही हैं। देखो कोई आइडेंटिटी है क्या? सर आइडेंटिटी तो नहीं है, लेकिन ये कड़ा है, मानसी लिखा है इस पे। मानसी, ये तो विक्टिम का नाम हो सकता है या फिर उसके करीबी रिश्तेदार का। सर पायल, कपड़े और कड़ा देख के लगता है कि किसी औरत की लाश को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन ये हमें गुमराह करने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि सब कुछ जला है लेकिन बैग सही सलामत है। सर, अगरबत्ती और फूल की माला देखकर ऐसा लगता है कि कहीं कोई बलि तो नहीं दी गई यहाँ पर। जो भी है, क्राइम तो हुआ। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी विक्टिम की पहचान करना है। एक बार विक्टिम की पहचान हो गई तो ये भी पता चल जाएगा कि लाश को क्यों जलाया गया, और ये भी कि ये बलि का मामला है या फिर कत्ल के बाद सुराग मिटाने की कोशिश। इस नाम से शुरुआत करते हैं, मानसी। बाद में नहीं, अब भी खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। अच्छा मेरी आई, खा लेता हूँ, आजा। सर, नंदोवन के जंगल से जो हड्डियां और खोपड़ी मिली हैं, उन्हें फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया। आसपास के पुलिस स्टेशन में भी इंक्वायरी कर रहे हैं, शायद कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई हो। खबरियों को काम पे लगाओ, उन्हें मानसी नाम वाले कड़े की फोटो दो, हो सकता है कड़ी मिल जाए। सर कुलकर्णी, मरने वाला आदमी था या औरत और उसकी उम्र क्या थी, ये सब हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में भी वक्त लगेगा। लेकिन तब तक हमें हर मुमकिन कोशिश करनी है उस जली हुई लाश के पीछे छुपे हुए चेहरे को ढूंढने की। क्या हुआ? मानसी फिर से मेरे सपने में आई, दौड़ रही थी, चिल्ला रही थी, बाबा बाबा बुला रही थी मुझे। रानी बिटिया घूमने जा रही है। एक तरफ एक पिता अपनी 16 साल की बेटी मानसी के चले जाने से बेहाल था, उसकी याद में झुलस रहा था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस एक मृतक की शिनाख्त में जुटी हुई थी। अनुमान था कि मरने वाली कोई औरत है जिसके पास से मिले कड़े पर मानसी लिखा हुआ था। और आखिरकार ये दोनों छोर मिल गए। पिता को अपनी बेटी और उसके साथ हुए हादसे का पता चला और पुलिस को मृतक व्यक्ति की पहचान मिली।
जिसकी संभवतः हत्या हुई थी। हाँ, वो कड़े की फोटो मैंने देखी जिस पर मानसी लिखा हुआ है। क्या आपको कोई जानकारी है कि किसका कड़ा हो सकता है? यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन एक मानसी नाम की लड़की को मैं ज़रूर जानता हूँ, जिसकी मिसिंग कंप्लेंट पिछले 9 महीनों में कई बार हमारे थाने में दर्ज हुई है। हो सकता है कि ये कड़ा उसी मानसी का हो। क्या वो लड़की अब भी मिसिंग है? मैं चेक करके बताता हूँ। क्या उम्र थी उसकी? सर 16 साल। 7 फरवरी को अपने घर से आखिरी बार भागी थी। 10 फरवरी को भिवंडी स्टेशन पर मिली थी। कांस्टेबल भोसले उसके घर पर गए चेक करने के लिए कि वो लड़की अपने घर पर है या नहीं। जी साहब। आपकी बेटी मानसी है घर पर? नहीं, वो फिर चली गई। कब? अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और वो फिर से भाग गई। वो तो उसके 2 दिन बाद ही भाग गई थी। उसके बाबा ले गए थे उसे बाहर समझाने के लिए अकेले में, पर वो सुनती कहाँ है किसी की। फिर भाग गई वो वहां से। घर से या वहीं से? वहीं से भाग गई। उसके बाबा ने बहुत रोका पर रुकी नहीं। क्या ये कड़ा मानसी का है? हाँ, ये मानसी का है। मानसी मिल गई क्या? देखिए, आपको अपने पति के साथ फौरन बेलवाड़ी पुलिस स्टेशन जाना होगा। हाँ साहब, ये पायल, ये कड़ा है, कपड़े मानसी के ही है। पर वो कहाँ है साहब? देखिए, फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि मानसी कहाँ है। ये सब चीजें हमें नंदवन जंगल में मिली और इन चीजों के साथ हमें किसी इंसान की जली हुई हड्डियां और खोपड़ी भी मिली है। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी बेटी मानसी। दावे के साथ अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि ये आपकी बेटी मानसी ही थी या नहीं। ये डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। कितने की है पायल? 1500 की। इससे सस्ती वाली भी है, वो दिखाओ। नहीं नहीं, ये वाले दीजिए। सर, ये मानसी मात्रे बहुत ही अजीब लड़की थी। पिछले 9 महीने में ये 7वीं बार है जब वो घर से भागी है। हर बार उसे ढूंढ के लाया जाता था और एक बार वो खुद वापस आ गई थी। पहली बार विरार से पकड़कर इसे घर लाए थे। स्टेशन के आसपास भटक रही थी। जीआरपी ने हमें इन्फॉर्म किया और हमने वापस इसे इसके घर पहुंचाया। इसके माँ बाप क्या करते हैं? माँ लोगों के घरों में कपड़ा बर्तन धोने का काम करती है और बाप दिहाड़ी मजदूर है। सर, ये देखिए, ये थी आखिरी कंप्लेंट 7 फरवरी की। कुल 6 मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है मानसी के नाम की। हालांकि इस बार उसके माँ बाप कंप्लेंट लिखवाने नहीं आए। ये माजरा क्या है? ये लड़की बार बार क्यों भाग जाती है? किसी लड़के से चक्कर वक्कर है क्या इसका? पता नहीं। 16 साल की उम्र शायद कुछ ऐसी होती है। बच्चों को खुद नहीं पता होता कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। माँ बाप को कैसे पता हो? और मानसी के माँ बाप तो खुद परेशान थे कि उनकी बेटी ऐसा क्यों कर रही थी। ये तीसरी बार आप लोग अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आए। वो क्यों बार बार घर से भाग जाती है? हम लोग तो अपना काम करेंगे ही। आप लोग क्यों नहीं समझाते उसे? कुछ समझे तो समझाए ना साहब। कुछ बोले तो हमारी समझ में आए। एक ही धुन रटती रहती कि उसे हमारे साथ नहीं रहना। आप लोग कहीं मारते मारते तो नहीं उसे? नहीं साहब, कभी नहीं। इनकी तो लाडली है वो। मैं तो कभी कभी डांट भी देती हूँ, पर ये तो ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते। मारना तो दूर की बात है, अगर कभी हाथ उठाना भी चाहूं तो रोक देते हैं ये मुझे। क्या कर रही कल्पना? वही जो आपको बहुत पहले करना चाहिए था। देख नहीं रहा है? आपकी लाडली बिगड़ रही है, बल्कि बिगड़ चुकी है। आई सिर्फ 50 रुपए तो थे पर्स में, उसके इतना तमाशा क्यों कर रही हो? देखो देखो कैसे बोल रही है ये। बेटा, तुझे पैसे चाहिए तो मांग लेती। चोरी की आदत कहां से लग गई बेटा तेरे को? वो भी अब अपने ही घर में। पहली बार नहीं कर रही है, पहले भी कई बार कर चुकी है। आज तो मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया इसे। पकड़ के जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया। चला, अब पुलिस में दे दो मुझे। यहाँ रहने से तो अच्छा है कि जेल में रह लूं। 50 रुपए के लिए चिक चिक कौन सुने। हाँ देवा, क्या करूं इस लड़की का? ये लड़की मेरी जान ले लेगी। मानसी बेटा, कैसी बात कर रही है अपनी आई से? तुझे क्या तकलीफ है हमसे, ये तो बता। तकलीफ मुझे नहीं है बाबा, आप लोगों को है मुझसे। कितनी बार कहा है कि मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी है, नहीं रहना यहाँ आप लोगों के साथ। फिर क्यों बार बार मुझे घर ले आते हो? अब घर पे भी चोरी की? मतलब बाहर भी चोरी करती है आपकी बेटी? कल्पना तो मेरे यहाँ काम कर चुकी है, तेरी बेटी है ये, इसीलिए पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ। बड़ी मेहरबानी भाभी, गलती हो गई इससे।
दोबारा ऐसा नहीं करेगी। बस एक बार माफ कर दो इसे। एक बार? अरे पहली बार नहीं हुआ ये। पहले भी मेरे पर्स से पैसे गायब हो चुके हैं, वो तो मैंने ही ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार तो रंगे हाथों पकड़ी गई है ये लड़की। देख कल्पना, तू इसे लेकर जा, मुझे नहीं रखना काम पर इसे। इसने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे कल्पना, तू होगी, लेकिन क्या ये है कि तू ये इसके लिए हाथ जोड़ रही है? वो तो सुन भी नहीं रही है तेरी बात। कल्पना, मेरे 2 बच्चे हैं, क्या पता पैसों के लिए कल को ये लड़की उनके साथ कुछ कर दे तो? मैं तो इस लड़की को इस सोसाइटी में पैर भी नहीं रखने दूंगी। तू लेकर जा इसे। समझ में नहीं आता कि क्या चाहती है ये लड़की, क्यों कर रही है ऐसा। चुप कर तू। अभी ये सब काहे को बोल रही? अभी जरूरी है मानसी को घर लाना। साहब, हाथ जोड़ता हूं आपके, मेरी बेटी को ढूंढने के लिए। साहब, पता नहीं किस हाल में होगी। ठीक है, हम लोग पता करते हैं। फोटो तो पहले से हमारे पास है, आप लोग जाइए, कुछ पता चलेगा तो बताएंगे आपको। 5 बार उसे ढूंढा और उसके घर भेजा सही सलामत, लेकिन इस बार किस्मत शायद उसके साथ नहीं थी, और हो सकता है जो हड्डियां आपको मिली वो मानसी की हो। लेकिन जब तक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती, ये कहना मुश्किल है कि मरने वाली लड़की मानसी ही थी। आई, बाबा, क्या हुआ? क्या किया ताई ने? अब तक क्यों वापिस नहीं आई मानसी ताई? सर, डीएनए रिपोर्ट्स आ गई। क्या रिपोर्ट है? विनोद और कल्पना के डीएनए से मैच हो गया, वो मानसी थी। कुलकर्णी, ये लड़की मानसी 6-7 बार घर से भागी थी, चोरी करती थी, माँ बाप से झगड़ा करती थी। आखिर इसके इस बागी रवैये की कोई तो वजह होगी। सर, मुझे लगता है हमें उसके माँ बाप को यहाँ बुला के बात करनी चाहिए। उसके घर छोड़ने की कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी, जो शायद वो लोग हमसे छुपा रहे हैं। बात तो उनसे करनी पड़ेगी। जिस तरह से मानसी को मारा गया, जिस तरह से उसके शरीर को जलाया गया, सवाल तो कई खड़े होते हैं। मानसी अपने मन का करने वाली, आखिर क्या चल रहा था उसके मन में? क्यों वो अपने घर से बार बार भाग जाया करती थी? मानसी के बर्ताव की तरह उसकी मौत भी कई सवाल छोड़ गई। जिस तरह से एक जंगल में उसकी जली हुई हड्डियां पाई गई थी, वो अपने आप में काफी रहस्यमय घटना थी। एक अनुमान यह भी लगाया जा रहा था कि शायद ये केस मानव बलि से जुड़ा हुआ हो। क्या मानसी के माता पिता को उसकी गतिविधियों का अंदाजा था या फिर नहीं? हमने परागवाड़ी पुलिस स्टेशन में बात की है, जहां पे आप मानसी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते थे। आपके मुताबिक मानसी एक बागी और अपनी मनमानी करने वाली लड़की थी, जिसे गुस्सा बहुत आता था। वो चोरी भी करती थी। आपने जहां से काम पे लगाया था उसने वहां भी चोरी की। क्या उसकी यही बुराइयां वजह थी घर छोड़ के जाने की, या कोई और बात थी? साहब, हम नहीं जानते क्या बात थी, और ना ही अब जान पाएंगे। वो 16 साल की थी, फिर भी बिना वजह बार बार घर छोड़कर क्यों भाग जाती थी? यही तो हम नहीं जान पाए कभी। जवाब भी नहीं देती थी ठीक से। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। मैंने पूछा था उससे, कई बार पूछा, पर कभी वो कुछ बोली नहीं। तो क्यों हमें छोड़ के जाना चाहती है? कहां चली जाती है बिना बताए? फिक्र लगी रहती है सोच के, तू कैसी है, किसके साथ है। बाबा, आप भी चौल वालों की तरह ही सोचते हो। मैं किसी के साथ नहीं जाती, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं बस अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। तो जी ना बेटा, कौन रोका तेरे को? आप लोग ही तो रोकते हो, अकेला छोड़ते ही नहीं हो मुझे। कैसे छोड़ दे बेटा, बेटी है तू मेरी, छोटी है तू, फिक्र रहती है। हम नहीं रह सकते तेरे बगैर। पर मैं आपके बगैर रह सकती हूँ, और जानती हूँ कि आप भी रह लोगे। कुछ दिन याद करोगे फिर भूल जाओगे, तो अभी से क्यों नहीं भुला देते? मानसी ने कभी भी कुछ नहीं बताया, ऐसे ही चली जाती थी। वो 16 साल की थी तो स्कूल वगैरह जाती थी? 7वीं तक पढ़ी थी, फिर एक दिन पता नहीं क्या आया उसके मन में, पढ़ाई छोड़ दी।
घर पे बताया भी नहीं। घर से निकलती पर स्कूल नहीं जाती थी। उसके स्कूल छोड़ने के दो महीने बाद पता चला हमें। साहब, मेरी छोटी बेटी दीपिका और बेटा यश भी उसी स्कूल में जाते हैं, अच्छे हैं पढ़ाई में। पता नहीं क्यों मानसी ने छोड़ दिया। 7वीं मतलब ये कुछ साल पहले की बात है? जी, 3 साल पहले की। क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी ड्रग्स, मेरा मतलब कुछ नशा वगैरह करती थी? नहीं साहब। मानसी की जिंदगी से जुड़े हुए ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक हमें नहीं मिले, और इन्हीं में से कोई वजह मानसी की मौत का कारण हो सकती है। क्योंकि मानसी को पहले मारा गया, फिर उसे जलाया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसका अभी तक कोई सुराग हमें नहीं मिला। क्या आपकी बेटी किसी तंत्र मंत्र या झाड़ फूक में विश्वास रखती थी? आई मीन किसी तांत्रिक या बाबा से मिलती थी? साहब, पूरा चाल ही बात करता था लड़की के चाल चलन के बारे में। बहुत मुंहफट भी थी, और मेरे को लगता है उसका किसी के साथ में लफड़ा भी था, लेकिन किसके साथ था, क्या करती थी, कुछ मालूम नहीं साहब। कभी किसी ने उसे किसी लड़के के साथ देखा? किसी के साथ मेल जोल हो उसका, मोहल्ले में या फिर स्कूल में? पता नहीं साहब, कभी ऐसा देखा नहीं और नहीं कभी सुना। सारे मोहल्ले में उसी की बातें होती थी साहब। अब पता नहीं कहाँ जाती थी, किसके साथ जाती थी। इतनी बातें हो रही थी, आखिर क्या बात थी? कुछ तो पता चला होगा ना? कहाँ साहब, लड़की तेज थी, कभी किसी बात की हवा तक नहीं लगनी थी किसी को। विनोद भाई को बोला था मैंने, लड़की को संभालो। ऐसा क्या करती थी? करने के लिए क्या बाकी रह गया था साहब? ऐसे घर से भागकर इतने दिन बाहर रहना कोई अच्छी लड़की करती है क्या? मुझे तो लगता है उसका कहीं किसी के साथ कुछ होगा साहब। क्या किसी ने कभी उसको किसी के साथ देखा है? वो किसके साथ जाती थी, क्या करती थी? ये सब उसके घर वालों को बेवजह ताने मारते थे। क्या बात कर रहे हैं साहब? ताना मारने के लिए किसके पास टाइम है? अब 16 साल की लड़की बार बार घर से भागती है तो इसका मतलब क्या होता है, आप ही बताइए। ठीक है। साहब, वो छोड़ना चाहती थी हमें, उसे कोई लगाव नहीं था हमसे। पर साहब, बच्चों के लिए शायद ये कहना आसान होगा, पर माँ बाप कैसे किनारा कर ले उनसे। यही समझाने के लिए उसे ले गया था अपने साथ, बात करने, समझाने और उसे समझने। क्या कहा उसने? कुछ बोली? वही बोली जो हमेशा कहती थी, हमसे दूर जाना चाहती है। हाँ, थोड़ी देर बैठ। बेटा, वो कोई लड़का है जिसके साथ तू जाती है? पापा, तुम्हें परत परत तेज का विचारता? मैंने कहा कोई लड़का नहीं है, मैं बस अपने साथ रहना चाहती हूँ, किसी और के साथ नहीं। पहले तो ऐसी नहीं थी तू, फिर अचानक क्या हो गया तुझे? 3 साल पहले कितनी अच्छी थी तू, सबसे अच्छे से बात करती थी, कितनी समझदार थी तू। पिछले 2 साल में अचानक स्कूल जाना छोड़ दिया, इतनी बदल गई है तू। कोई तकलीफ है बेटा तो बता ना मुझे। पापा, मैं ऐसी ही हूँ और मुझे ही लगता है ऐसा होने में कुछ भी गलत है। अरे खोल रही हूँ, तोड़ेगा क्या? अरे दीपिका, क्या हुआ यश? हाँ, क्या हुआ? तूने फिर झगड़ा किया इससे? नहीं आई, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो स्कूल से ही रोते हुए आ रही है। मैंने पूछा, मुझे भी कुछ नहीं बताया। इसके क्लास में ही झगड़ा हुआ होगा। बोलना, बोलना, क्या हुआ? आई, मुझे स्कूल नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। मेरी तरह कपड़ा बर्तन करेगी पूरी जिंदगी? एक फटका दूंगी अगर दोबारा ऐसा बोली तो। तेरे बाबा मैं काम करते किस लिए? कि तुम लोग कुछ पढ़ सको, और तुम लोगों का एक एक करके नाटक शुरू हो जाएगा तो कैसा चलेगा? एक तो मानसी, उसका नाटक झेल रही हूं मैं कितने महीनों से। पता
पता नहीं कहाँ चली गई है। देख, मैं पहले से परेशान हूँ, अगर तुम लोग शुरू हुए ना तो सच में दूंगी एक। मुझे ताई की वजह से स्कूल नहीं जाना पसंद। क्यों? अब वहाँ क्या किया उसने? मुझे ताई की वजह से स्कूल में सब चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि मैं भी ताई की तरह भाग जाऊंगी। और आज तो मुझे एक लड़की ने कहा कि दिव्या का भी सर फिरी है उसकी बहन की तरह, वो भी चोरी कर सकती है। और कहा कि मैं एक नहीं बल्कि अलग अलग लड़कों के साथ भागूंगी। बेटा तू हमारी पहली औलाद, पापा सबसे पहले तेरे मुंह से सुना था। दिल दुखता है हमारा जब तू हमें छोड़ के जाने की बात करती है, हमसे अलग रहने की बात करती है। तो जाने दो मुझे, फिर कुछ नहीं सुनना पड़ेगा, किसी का दिल भी नहीं दुखेगा। ये कहकर वो चली गई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो भाग गई। उसी दिन मैंने ये तय कर लिया कि अगर उसे हमारी जरूरत नहीं है तो हम भी रह लेंगे उसके बगैर। मानसी किसी के साथ भाग जाया करती थी, इस बात को प्रमाणित करने वाला कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिला। शायद ये मोहल्ले के लोगों द्वारा फैलाई गई बात थी जिसका कोई आधार नहीं था, और फैलते फैलते ये बात विनोद और उसकी पत्नी के कानों में पड़ी थी। जिस तरह ये बात राज बनी हुई थी कि मानसी क्यों घर से भाग जाया करती थी, उसी तरह से उसकी मौत का कारण भी एक रहस्य बनता जा रहा था। लेकिन बहुत जल्द इस रहस्य से पर्दा उठने वाला था। आई, ताई का कुछ पता चला? नहीं बेटा, समझ में नहीं आता क्या गलती थी हमारी, क्या कमी थी हमारी परवरिश में। ऐसा बस सोचो, जितना बन पड़ा किया हमने। फिर वो ऐसे क्यों थी? क्या उसे कोई मानसिक बीमारी थी? ऐसा कभी कहाँ लगा हमें, और अगर होता भी तो कैसे पता चलता? हमें पता होना चाहिए था। हमें उसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। पता होना चाहिए था हमें कल्पना। और ये फूल माला की दुकान मानसी के घर के बिल्कुल करीब है। यस सर। हाईकोर्ट है। आई, पुलिस अंकल आले। अरे आप क्या कर रहे हैं? चलिए कल्पना जी, पता चल गया कि आपकी बेटी मानसी को किसने मारा। आइए। किसने? लेकिन आप मुझे क्यों ले जा रहे हो? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि आपकी पत्नी कल्पना ने ही आपकी बेटी मानसी को मारा और फिर उसे जलाया है। क्या इंस्पेक्टर साहब, आपसे कोई गलती हुई है। कल्पना ने कुछ नहीं किया, उसने नहीं मारा है मानसी को। बड़े विश्वास के साथ आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी ने मानसी को नहीं मारा। ठीक है, मान लेते हैं। तो बताइए, किसने मारा? मैंने मारा अपनी बेटी को। मैंने मारा। मैं मार रहा, तुम चिताई ला। तुम्हारी आई ने कुछ नहीं किया।
अभी मार ले, अभी मार ले। हम जानते हैं कि मानसी को आपने मारा। दरअसल हमें शक उसी दिन हो गया था जिस दिन आपने पुलिस स्टेशन में यह बयान दिया कि आप अपनी बेटी को समझाने के लिए लेके गए थे, उसे बात करने के लिए लेके गए थे। लेकिन अगर वो आपके साथ सिर्फ बात करने के लिए गई थी तो अपने साथ अपना बैग क्यों लेके गई जो उस दिन जली हुई हड्डियों के साथ हमें उस जंगल में मिला? जहां तक मेरा अंदाजा है मानसी उस दिन भी घर से भागने वाली थी। मानसी, ये क्या करे बेटा? क्या तू फिर से? हाँ, और इस बार मुझे ढूंढने भी मत आना और पुलिस को भी मत भेजना। कर लो। नहीं बेटा, तू जा, मैं नहीं रोकूंगा तेरे, मैं तेरी मदद करता हूँ, ठीक है? सांग मला कुठे जायचं आहे तुला? हम जानते हैं कि 13 फरवरी को आपके मुताबिक मानसी के घर छोड़ने के एक दिन बाद आपने अपने मोहल्ले की एक दुकान से फूलमाला और अगरबत्ती वगैरह खरीदे थे। क्या विनोद मात्रे या उनकी पत्नी कल्पना ने अभी हाल फिलहाल में आपके दुकान से कोई फूलमाला खरीदी थी? हाँ, कुछ दिन पहले आए थे विनोद भाऊ। फूलमाला के साथ अगरबत्ती वगैरह कुछ लेकर चले गए। कपड़ा, फूल, अगरबत्ती 70 रुपये हो गए भाऊ। कोई पूजा करवा रहे हो क्या भाऊ? हाँ। क्या ये पूजा का सामान आपने अपनी बेटी की अंतिम विधि के लिए खरीदा था? चला, बहुत बातें हो गई, जाऊ दे आम्हाला। मुझे अपने हाथ पे छोड़ दो और भूल जाओ। बेटा भूल तो नहीं पाएंगे, और आज के बाद ढूंढेंगे भी नहीं, कभी नहीं। उसके भाग जाने का डर, उसे कुछ हो जाने का डर, उसका कुछ कह देने का, कुछ कर जाने का डर सह नहीं पा रहा था मैं। अब वो कभी नहीं भागेगी, कभी नहीं सताएगी हमें। तो आपको पता था कि आपके पति ने मानसी को मार दिया, फिर आप दोनों ने अपनी बेटी की अंतिम विधि करने का तय किया। बेटी थी मेरी, उसकी लाश लावारिस पड़े पड़े सड़ जाती या कोई जानवर खा जाता, ये मैं नहीं सह पाता। वो हमारी पहली औलाद थी ना, उसकी लाश जंगल में छोड़ आया था, हमें उसकी अंतिम विधि तो करनी चाहिए ना। वो भले ही हमें अपना ना समझे, लेकिन थी तो हमारी। यही कहीं तो छोड़ के गया था। मानसी का कड़ा आपने उसके बैग में क्यों रखा? उसे क्यों नहीं जलाया? ताकि आप ढूंढ सको उसे, पता चले कि मरने वाली मानसी थी मेरी बेटी, ताकि मुझे मेरे किए की सजा मिले। मैंने अपनी बेटी को मार दिया। गलत किया आपने। तो और क्या करता साहब, वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही और साथ में अपने भाई बहन की भी। वो कैसे? उसकी हरकतों की वजह से बच्चे उन्हें स्कूल में चिढ़ाते, मुझे और मेरी पत्नी को मोहल्ले वालों के ताने सुनने पड़ते, और हर वक्त ये डर लगा रहता कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। कब
तक ऐसे जीते हम सब, जीना मुश्किल हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे समझाऊं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो आपको अपनी बेटी मानसी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। शायद उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही थी। कम से कम वजह तो पता चलती कि मानसी ऐसा क्यों कर रही थी। आपने तो उसे जान से ही मार दिया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मेरी बेटी थी वहां। जन्म के वक्त जब उसे हाथ में लिया था तो पहली बार बाप होने का एहसास हुआ। पर उसकी जान लेते वक्त आपके अंदर वो बाप का एहसास नहीं जागा। आपने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को मार दिया। आपने उसे मौका ही नहीं दिया अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का। ना तो वो कोई नशा करती थी, ना किसी के बहकावे में थी, और ना ही किसी लड़के के साथ उसका कोई अफेयर था। वो सब सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि शायद उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। शायद वो घर से चली जाती, अगर कुछ दिन दूर रहती तो हो सकता है वो आप दोनों को जिंदगी में कुछ अच्छा करके दिखाती। या ये भी हो सकता था कि वो जिंदगी से परेशान होकर कुछ दिन अकेले रहकर खुद ब खुद घर वापस आ जाती, और तब उसे अपनी गलती का एहसास होता। विनोद जी, होने को बहुत कुछ हो सकता था, पर आपने उसे खत्म करके सारी संभावनाएं खत्म कर दी। उसको मारते वक्त आपको भी तकलीफ हुई होगी, इस वक्त पछतावा भी होगा, दुख भी होगी, तकलीफ भी होगी। पर क्या ये पछतावा, क्या ये दुख, क्या ये तकलीफ उस तकलीफ से कई गुना ज्यादा नहीं जो आप दोनों को मानसी के सिर्फ घर छोड़ने के बाद होती थी? कल्पना की इस कत्ल में कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी, इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। दीपिका और यश अभी बहुत छोटे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कल्पना पर कोई चार्जेस नहीं लगाए गए। विनोद पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए हैं। मानसी ने क्यों इतनी बार घर छोड़ा था? क्यों उसका बर्ताव इतना अजीब, असहज और संवेदनहीन था? शायद अब इसके बारे में कभी पता नहीं चल पाएगा, लेकिन क्या इसके बारे में पता किया जा सकता था? शायद कोशिश तो जरूर की जा सकती थी। बच्चों की परवरिश में एक ऐसा मोड़ आता है जब बच्चों को समझाना और उन्हें समझना बेहद मुश्किल लगने लगता है। दो जनरेशन्स के बीच का गैप मानो एक गहरी खाई बन जाता है। कोई रास्ता नजर नहीं आता कि बच्चों के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाए। बेहतर है कि ऐसे हालात में असमंजस में घिरे पेरेंट्स किसी प्रोफेशनल की मदद लें। कोई काउंसलर या चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट बच्चों की मानसिकता और बच्चों के बर्ताव में आए बदलाव के पीछे के कारण को समझने में काफी मदद कर सकते हैं। वैसे भी बढ़ते बच्चों में आते बिहेवियरल चेंजेस अक्सर टेम्परेरी होते हैं। यकीनन ये हालात पेरेंट्स के लिए काफी मुश्किल होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वक्त बच्चों के लिए भी उतना ही कठिन होता है, शायद ज्यादा। एक विचलित और अशांत मन को समझने के लिए बहुत धैर्य और स्थिरता की जरूरत होती है, तभी उस मन में मचले उफान पर अंकुश लगाया जा सकता है, और यही सही रास्ता भी है। किसी की जान लेना कभी किसी मसले का हल नहीं हो सकता। ये कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक आत्मघाती कदम है जो हालात को बद से बदतर बना देता है। विजय, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं एमबीए करूंगी, उसके बाद जॉब। खुशी, फिर शुरू हो गई ना तुम? कम से कम काम पे जाते वक्त तो दिमाग मत खराब करो। रोज रोज इस टॉपिक पे बहस करना जरूरी है क्या? बहस नहीं कर रही हूँ, जो कहा है वही करूंगी। तुम्हारा टिफिन किचन में रखा है, ले लेना। मुझे भी नहा के इंस्टीट्यूट जाना है, आज फीस भरनी है मुझे। मैंने इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाली थी, नेक्स्ट मंथ से कोर्स स्टार्ट है। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? हाँ, हम 1000 बार इस बात पे बहस कर चुके हैं ना, और मैंने तुम्हें हर बार कहा है और आज फिर से कह रहा हूँ, तुम कोई कोर्स, कोई जॉब नहीं करोगी। विजय, तुम्हें जैसी जिंदगी पसंद हो ना, सिर्फ वैसी जिंदगी नहीं जी सकती मैं। और अगर तुम्हें मेरा डिसीजन मंजूर नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ रहना मंजूर नहीं है।
इतनी प्रॉब्लम है ना तुम्हें मुझसे, तो तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? मैंने तो सोच लिया, मैं इस तरह घुट घुट के नहीं जी सकती। तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें मेरा डिसीजन मंजूर नहीं, तुम्हें मेरा डिसीजन मेरे साथ रहना मंजूर नहीं, तुम्हारे साथ रहना मंजूर, तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? तुम्हें मेरा डिसीजन मंजूर, मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे? विजय, इतना सारा खून? कब हो ये विजय बेटा? आधे घंटे पहले पापा जी। हम अभी पहुंचते हैं। क्या हुआ? खुशी बाथरूम में गिर गई। ये कैसे हो गया? डॉक्टर क्या कहते हैं? खुशी ठीक तो है ना? अभी वो ऑपरेशन थिएटर में। आप मम्मी को लेकर जल्दी आ जाइए प्लीज। रीता, विजय का फोन आया, वो हॉस्पिटल में है। क्या हुआ उसे? उसे कुछ नहीं हुआ। खुशी फिसल के बाथरूम में गिर गई है। उसे बहुत चोट आई है। उसका ऑपरेशन चल रहा है। क्या? अच्छा यही होगा कि कुछ हो जाए, मर जाए वो। लेकिन अगर खुशी बच गई तो माफी मांग लूंगा, रो के खिड़खिड़ा के मना लूंगा कि किसी को कुछ ना बताए। पर क्या वो मानेगी? विजय ने तैश में आकर अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला किया था और अब वो खुद को बचाना चाहता था, और अपने आप को बचाने के लिए वो मन ही मन ये प्रार्थना भी करने लगा कि उसकी पत्नी जिंदा ना बचे, ताकि उसका जुर्म कभी दुनिया के सामने ना आए। आई एम सॉरी, हम उससे बचा नहीं पाए। एक्सीडेंटल डेथ में एज पर रूल्स बाहर में गए आपके रूल्स। लगता है ये एक्सीडेंट का केस नहीं। तुम क्यों नहीं कंट्रोल करते हो? अपने ईगो पे, अपने डर पे, अपने झूठे अहंकार पे। मेरी बेटी कैसी? खुशी ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, हम उससे बचा नहीं पाए। बच गया, अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मिस्टर विजय, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था। खुशी नहाने का पानी गर्म करने बाथरूम में गई और फिर अचानक मैंने उसकी चीख सुनी। मैं अंदर भागा तो देखा खुशी जमीन पर पड़ी थी, खून से लथपथ। बहुत खून बह चुका था उसका। मैं तुरंत अपने नेबर्स के पास मदद मांगने गया। आपका नाम? जी हर्ष सिंह, और ये मेरी वाइफ प्रिया सिंह। फिर हम खुशी को मेरी गाड़ी में यहाँ ले आए। यहाँ आकर मैंने खुशी के पेरेंट्स को फोन किया और फिर अपने पेरेंट्स को। आपका नाम? जितेंद्र तिवारी। ये मेरी पत्नी शांति। आपका नाम? मेरा नाम राजेश गुप्ता और ये मेरी पत्नी नीता गुप्ता। एकदम नाम जैसे नेचर था उसका। हमेशा खुश रहती थी। सुबह भी मुझसे पूछ रही थी कि रात को डिनर में क्या बना। शायद बात करते करते उसका ध्यान नहीं रहा होगा और वो फिसल गई। सर, फोटोग्राफ तो ले लिए हैं। पोस्टमार्टम? डॉक्टर भारद्वाज से पूछना कि पोस्टमार्टम की ज़रूरत है या नहीं। कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं, जिसके बाद हम एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर करेंगे, फिर मृतक की बॉडी हम आपको सौंप देंगे। क्या मैं अपनी पत्नी को देख सकता हूँ? ठीक है, लेकिन ज़्यादा दर्द नहीं।
इंस्पेक्टर, खुशी गुप्ता का डिटेल्ड पोस्टमार्टम होना चाहिए। कोई खास वजह? कुछ चीज है, जैसे सर पर जो घाव है वो काफी गहरा है। बाथरूम में फिसलने से इतना गहरा घाव कैसे हो सकता है? डॉक्टर, आपको लगता है ये एक्सीडेंट का केस नहीं है? मेरे हिसाब से केस तो एक्सीडेंट का ही है, लेकिन बेहतर यही होगा कि एडीआर फाइल करने से पहले इन सभी पहलुओं की जांच हो जाए। आप पोस्टमार्टम की फॉर्मेलिटीज शुरू करवाइए। पर पोस्टमार्टम क्यों? मैं आपको खुशी की बॉडी की चीर फाड़ नहीं करने दूंगा। मैं आपको पोस्टमार्टम नहीं करने दूंगा। देखिए, रिपोर्ट फाइल करने के लिए ये जरूरी है। अरे इतनी गहरी चोट लगी है उसको, ये क्या काम है? नहीं, मैं आपको पोस्टमार्टम की परमिशन नहीं दूंगा। प्लीज समझाइए इन्हें, बात परमिशन की नहीं है। सब इंस्पेक्टर दिलीप इनके घर जाएंगे और एक्सीडेंटल स्पॉट की जांच करेंगे। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए प्लीज। मैंने आपको कहा ना, मैं आपको पोस्टमार्टम नहीं करने दूंगा। मिस्टर विजय, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, बट प्लीज आप भी समझने की कोशिश कीजिए। हमें अपनी ड्यूटी करनी है। प्लीज घर की चाबी दीजिए ताकि सब इंस्पेक्टर दिलीप आपके ससुर या फादर के साथ आपके फ्लैट पर जाके एक्सीडेंटल स्पॉट की जांच कर सकें। सर, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है। चाबी प्लीज। आप पोस्टमार्टम कराइए, मैं इनके साथ घर जाता हूँ। थैंक यू। और जल्दी विजय, और जल्दी। पुलिस से पहले पहुंचना है तुझे। उनके हाथ वो बैग नहीं आना चाहिए। बैठते चलो। ये विजय गुप्ता का फ्लैट नंबर कौन सा है? हिस्सा माला साहब, फ्लैट नंबर 301। वो तो अभी भी सीढ़ियों से ऊपर गया है। मिस्टर विजय, मिस्टर विजय, सर, मैं यहाँ खड़ा था और खुशी यहाँ पर थी। मैं तो टाई बांध रहा था और खुशी बाथरूम में पानी भर रही थी कि अचानक मैंने उसकी चीख सुनी। मैं फटाफट अंदर गया तो देखा खुशी खून में पड़ी थी। संभल के, खून पे पैर ना पड़े। सर, मुझे मेरी वाइफ की बॉडी कब तक मिल जाएगी? कल सुबह तक जरूर मिल जाएगी। ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। राजेश जी, एक अर्जेंट काम है, मुझे शांति को लेकर अभी जाना होगा। कहाँ जाना होगा आप लोगों को? है कुछ जरूरी काम राजेश जी, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। चलो शांति। पोस्टमार्टम में अभी वक्त लगेगा, जब बॉडी हैंडओवर करनी होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जी।
इंस्पेक्टर आहूजा ने हमें पुलिस स्टेशन में बुलाया है। क्यों? कुछ सवाल करना चाहते हैं हमसे। कह रहे थे इस बारे में किसी से कुछ बताइएगा मत। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा। नर्स ने कहा कि पोस्टमार्टम में वक्त लगेगा। और खुशी के मम्मी पापा कह रहे थे कुछ जरूरी काम है और फिर चले गए। कुछ बताया उन्होंने कहाँ जा रहे हैं? नहीं बेटा, मुझे भी अजीब लगा। एक फोन आया और वो तुरंत चले गए। माफ़ी चाहता हूँ ऐसे वक्त पर आप लोगों को यहाँ बुलाना पड़ा, लेकिन कुछ ज़रूरी बात करनी थी। किस बारे में सर? क्या आपकी बेटी खुशी और दामाद विजय के बीच में सब कुछ ठीक था? जी बिल्कुल। शादी को कितना वक्त हुआ? 3 साल। क्या शादी के वक्त दहेज की कोई डिमांड थी? जी नहीं सर। लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जितेंद्र जी, आपकी बेटी खुशी की मौत एक एक्सीडेंट से हुई है, लेकिन मौत एक ऐसी लड़की की हुई है जिसकी शादी को अभी 7 साल से भी कम वक्त हुआ। इसलिए हमें इस तरह के सवाल पूछने पड़ते हैं, ये जानने के लिए कि मौत के पीछे कहीं कोई और वजह तो नहीं थी। इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या आपकी बेटी खुशी को आपके दामाद विजय से कोई तकलीफ थी? नहीं सर, हमारा दामाद विजय तो बहुत अच्छा लड़का है। दोनों की लव मैरिज थी, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि विजय ने खुशी को मारा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विजय ऐसा कभी नहीं करेगा। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। हम विजय को तब से जानते हैं सर, जब वो 14 साल का था। खुशी और विजय एक ही स्कूल में थे, एक ही क्लास में। तब से दोनों की दोस्ती थी। स्कूल के बाद दोनों ने कॉलेज भी एक ही सेलेक्ट किया। हम दोनों उनकी दोस्ती के बारे में जानते थे। कभी कभी दोनों में अनबन हो जाती थी, तो दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते थे। लेकिन हमने कभी खुशी से इस बारे में कुछ नहीं पूछा। वो बहुत समझदार थी सर, अपना भला बुरा खुद समझती थी। रिश्ता निभाना आता था उसे। आ गई बेटा? आ गई खुशी? आजा बेटा, साथ में डिनर करते हैं। नहीं पापा, बिल्कुल भूख नहीं है। लेकिन बेटा। पापा बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। अरे बेटा, लगता है तुम्हारी बेटी का मूड खराब हो गया है। लगता है झगड़ा हुआ है विजय के साथ। कल चाय देने गई थी ना, तब मैंने सुना फोन पर बात करते हुए। रो रही थी। अरे तो बात करो ना उससे। वो बात करे तब ना। तुम्हें उस कुणाल के साथ टाइम स्पेंड करना है तो करो, मुझे क्या। मैं आइंदा तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मैंने कब कहा तुम मुझे परेशान करते हो? कहाँ नहीं है, पर जब भी तुम्हें फ़ोन करता हूँ ना, तुम या तो उसके साथ मूवी देख रही होती हो या घूम रही होती हो। अब इसका मतलब क्या समझूँ मैं? पर इसमें समझना क्या, दोस्त है वो मेरा। अच्छा, वो दोस्त है और मैं? तुम दुम हो मेरी। 7th स्टैंडर्ड से मेरे पीछे पड़े हुए, पता नहीं कब पीछा छूटेगा। खुशी, मैं जानता हूँ तुम सब जानबूझ के कर रही हो ना। 12 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। स्कूल के टाइम से मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी ये बात जानती हो। विजय, मैं कैसे जानूंगी? कभी बताया तुमने मुझे? तुम खुद नहीं समझ सकती थी? कम से कम एक बार बोलना तो चाहिए। तुम भी तो बता सकती थी। मैं क्यों बोलूं? पहले तुम्हें बोलना चाहिए था। अब इसमें भी ईगो है ना? ये ईगो नहीं है, ये अनरिटन रूल है कि एक लड़का हमेशा एक लड़की को पहले प्रपोज करता है। भाड़ में गए तुम्हारे ये रूल्स खुशी। अब सीधी बात करो, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? पहले तुम बताओ। मैं तो हमेशा से तुमसे प्यार करता हूँ, बस जब भी तुम्हें उस कुणाल के साथ देखता हूँ बहुत इनसिक्योर फील करता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ खुशी। लो, मैंने कह दिया, अब तुम्हारी बारी। स्टूपिड हो तुम। ऑफ कोर्स आई लव यू। तो चलो शादी कर लेते हैं। मैं आज ही मम्मी पापा से इनफैक्ट अभी बात कर लेता हूँ। रिलैक्स विजय, अभी 1 मिनट पहले तो तुमने मुझे प्रपोज किया और अब सीधा शादी। वैसे भी मेरी लिस्ट में शादी काफ़ी बाद में है। I mean, मुझे अभी MBA करना है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है मुझे। कॉलेज अभी तो ख़त्म हुआ है और ज़िंदगी अभी स्टार्ट हुई।
लेकिन मेरी जिंदगी तो तब शुरू होगी ना जब हमारी शादी होगी। मैं तो तुमसे आज ही, इनफैक्ट अभी शादी कर सकता हूँ। और ये MBA, ये जॉब, ये सब तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो ना। मगर ये पानी में। अभी तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हें मेरी बीवी बनना भी है या नहीं, या मैं किसी और से शादी कर लूँ। धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें भी इनसिक्योर फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सोच लो, बाकी लाइन में तो बहुत है। और अगले ही साल दोनों ने शादी कर ली सर। हम दोनों, विजय के पेरेंट्स सब बहुत खुश थे इस रिश्ते से। विजय के लिए खुशी से बढ़कर कुछ था ही नहीं सर। मुझे तो विजय की चिंता हो रही, खुशी की कमी सबसे ज्यादा उसे करेगी सर। वो खुशी को चोट पहुंचा ही नहीं सकता था सर। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। विजय खुशी की हत्या को एक्सीडेंट बताकर अपने अपराध को छुपाने की कोशिश में लगा था, और खुशी के माँ बाप ने जिस विश्वास के साथ पुलिस के सामने विजय की तरफदारी की थी, उसने विजय को शक के दायरे से और दूर कर दिया। लेकिन क्या विजय का जुर्म कभी सामने नहीं आने वाला था? क्या यह एक परफेक्ट क्राइम था, या फिर हर मुजरिम की तरह यह विजय की एक नाकाम कोशिश थी अपने जुर्म को छिपाने की? विजय, बेटा चाय पी ले। बेटा, पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है, तो क्या ये बाथरूम और बेडरूम को साफ कर सकते हैं? कुछ बताया था उन्होंने? नहीं पापा, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। मेरे ख्याल से हमें साफ सफाई शुरू कर देनी चाहिए। कब तक ऐसे हालत में रहेंगे हम? ठीक है, मैं साफ कर देती हूँ। नहीं माँ, आप लोग बैठिए, मैं साफ कर देता हूँ। नहीं बेटा, तू वैसे ही बहुत थका हुआ है, मैं ही साफ कर दूंगी। मैंने कहा ना मैं साफ कर दूंगा। मतलब आप लोग बैठिए, मैं साफ करके आता हूँ। विजय के लिए बहुत मुश्किल होगा खुशी को भूल पाना। एक दूसरे को कितना प्यार करते थे। बाथरूम के फ्लोर पर बहुत खून था सर। बेडरूम में भी खून के धब्बे थे, जो शायद खुशी को हॉस्पिटल ले जाते वक्त हुए होंगे। नल पर भी खून के निशान है। शायद खुशी का पैर फिसला होगा और उसका सर नल से टकराया होगा। हो सकता है सर। खुशी के पेरेंट्स का कहना है कि खुशी और विजय एक दूसरे को बचपन से जानते थे, पसंद करते थे। एक साथ स्कूल गए, कॉलेज गए, और 3 साल पहले इनकी शादी हुई थी। खुशी के पेरेंट्स के हिसाब से इन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तो थी सर। अब इस बात को या तो खुशी के पेरेंट्स जानते नहीं होंगे या फिर हमें बताना नहीं चाहते। तुम्हें कुछ पता चला? जी हाँ सर। मैं जब विजय के घर से वापस लौट रहा था तो मैंने उसके पड़ोसी हर्ष और प्रिया से बात की। विजय के साथ हॉस्पिटल में आप ही आए थे ना? जी, हम लोग वापस चले आए, ये कपड़े पे चेंज करने थे। विजय का बर्ताव देखकर मुझे अजीब लगा सर, इसलिए मैंने सोचा कि उसके और खुशी के रिश्ते के बारे में मुझे पता करना चाहिए। ऐसा क्या था विजय के बर्ताव में? मैं जब हॉस्पिटल से विजय के पीछे उसके घर जा रहा था तो वो पूरे रास्ते कुछ जरूरत से ज्यादा तेज गाड़ी भगा रहा था सर। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमसे पहले घर पहुंचना चाहता हो। वो इतनी जल्दबाजी में था सर कि लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से ऊपर गया। जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। उसकी इतनी जल्दबाजी के बाद जब मैंने उसे देखा तो वो कमरे में चुपचाप सर झुकाए हुए बैठा हुआ था। तब मुझे थोड़ा अजीब लगा। पोस्टमार्टम का नाम सुन के भी बौखला गया था। मैं आपको खुशी की बॉडी की चीर फाड़ नहीं करने दूंगा। मुझे लगता है कि इतनी जल्दबाजी के पीछे जरूर उसका कोई मकसद था। विजय को हमारे साथ घर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। हमारे साथ उसके फादर या उसके ससुर जा सकते थे, लेकिन नहीं, वो खुद गया और हमसे पहले घर पहुंच गया। बस यही बात मुझे सबसे ज्यादा खटक रही थी सर, इसलिए मैंने हर्ष और प्रिया से बात की। क्या बताया उन्होंने? सर, बताने जैसा कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब से तो दोनों परफेक्ट कपल थे। क्या वाकई में ऐसा था? हाँ। प्रिया जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि विजय और खुशी के बीच सब कुछ ठीक था? नहीं सर, कुछ तो गलत हो रहा था।
वजह तो नहीं पता दोनों के बीच झगड़े होने की, लेकिन झगड़े होते थे, अक्सर होते थे। तुम्हें एक बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? हाँ, मैं जो कहूंगा वही करोगी तुम। तुम मुझे नहीं रोक सकते। चुप हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अक्सर उनके घर से चिल्लाने की, बर्तन गिरने की आवाजें आती थी। मैं पता तो नहीं कर पाई कि झगड़े की वजह क्या थी। खुशी ने भी कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन सर मैंने नोटिस किया था खुशी काफी उदास रहती थी। हाय खुशी। हाय प्रिया। कैसी हो? ठीक हूँ, वो लेट हो रही हूँ, निकलती हूँ। उस दिन तो मैंने उसके चेहरे पर चोट का निशान भी देखा था। अब सर प्रिया कह रही हो तो ज़रूर होते होंगे दोनों में झगड़े, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं सर? मैं जानता हूँ सर, विजय बहुत अच्छा लड़का है। उसने काफ़ी कम उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया। एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में एचआर की पोस्ट पर है। वो ऐसा करेगा नहीं मान सकता सर मैं। खुशी और विजय के बीच में अक्सर झगड़े होते थे और ये झगड़े मारपीट तक पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी खुशी ने यह बात कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताई। अजीब है ना? हेलो जितेंद्र जी, मैं पीआई संदीप आहूजा बोल रहा हूँ। सॉरी आपको फिर से डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी सर, अब क्या पूछना चाहते हैं? क्या कभी खुशी ने आपको कुछ बताया था? उसके और विजय के बीच में कभी कोई झगड़ा हुआ? नहीं तो मैंने आपको सब कुछ तो बता दिया। क्यों बार बार आप एक ही सवाल पूछ रहे हैं? विजय बेचारा वैसे ही बहुत दुखी है। देखिए सर, आप विजय पर शक करना छोड़ दीजिए। जी नहीं, खुशी ने हमसे इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। कौन था जितेंद्र जी? विजय बेटा, क्या तुम्हारे और खुशी के बीच में किसी बात को लेकर कोई झगड़ा था? नहीं पापा जी, बल्कि हम दोनों तो बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। किसी ने ऐसा कहा आपसे? किसी ने नहीं बेटा, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं जानता हूं तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कौन पुलिस को बता रहा है? कौन है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? पुलिस को कुछ क्लूज मिले थे जो इशारा कर रहे थे कि खुशी की मौत शायद एक एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि यह केस जितना सिंपल नजर आ रहा है उतना है नहीं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस जानकारी नहीं लगी थी। दूसरी तरफ विजय को उम्मीद थी कि उसने जो खुशी की मौत को एक्सीडेंट साबित करने की चाल चली थी वो कामयाब होगी और पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स और एक्सीडेंट स्पॉट्स के जो फोटोज आपने लिए हैं वो मैंने देखे। शक की कोई गुंजाइश? गुंजाइश तो है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि किसी का पैर फिसला और सर नल से जाकर टकराया और चोट लगी, लेकिन ऐसा एक बार हो सकता है। बार बार कैसे पैर फिसल सकता है? बार बार? इस केस में तो 3 बार। इतनी गहरी चोट एक बार पैर फिसल के गिरने से लगना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मतलब ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर? पूरे चांसेस है। देखिए, घाव काफ़ी गहरे हैं और नज़दीक के हिस्सों में तो 2-3 जगह पर है। मेरे अंदाजे से सिर किसी चीज़ पर नहीं टकराया तो कोई चीज़ सर पर 2-3 बार टकराई है। I mean, विक्टिम कहीं गिरी नहीं होगी, उसके ऊपर वार हुआ होगा। थैंक यू। बेटा, अच्छा होता अगर तुम आज की रात हमारे साथ रहते। तुम कहो तो हम यही रुक जाते। नहीं पापा, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। आप लोग प्लीज जाइए। ठीक है बेटा। बेटा, अपना ख्याल रखना। हम कल सुबह आएंगे।
क्या बात है सर? खुशी की बॉडी कब मिलेगी हमें? कल सुबह। लेकिन हमें वो हथियार कब मिलेगा जिससे तुमने खुशी को मारा? क्या बकवास कर रहे हैं सर आप लोग? क्यों आप लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं? क्योंकि खुशी की मौत महज एक्सीडेंट से नहीं हुई है। मिस्टर विजय, डिक्की खोलिए। क्या छिपा रहे थे आप इसमें? हमने आपको डिक्की बंद करते हुए देखा है। कुछ नहीं सर, मैंने कुछ नहीं छुपाया डिक्की में। वो हम देख लेंगे, तो डिक्की खोल। आप गलत समझ रहे हैं सर। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं आपको सब समझा सकता हूं सर। यहां साइन कीजिए। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मेरी कोई गलती नहीं सर। मैं उसे मारना नहीं चाहता था सर। प्लीज सर मेरी बात सुनिए सर। मैं उसे मारना नहीं चाहता था सर। प्लीज सर। थैंक यू। शायद विजय इसलिए जल्दी घर आया होगा ताकि घर पहुंचकर वो खून से सना हुआ बेड छुपा सके। और हमारा ध्यान बेड पर ना जाए इसलिए उसने जल्दी से कबर्ड के सारे प्रेस किए कपड़ों से बिन को भर दिया। एक काम करो, ये बिन और कपड़े सबूत के तौर पे कस्टडी में लो। राइट सर। सर वो एक एक्सीडेंट ही था। मैंने खुशी को नहीं मारा है। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? तो समझाओ हमें, क्या हुआ था? बचपन की दोस्ती, जवानी का प्यार, 3 साल की शादी, पल भर में फरार। मैं तंग आ गया था खुशी से। रोज वो एक ही जिद पकड़कर बैठी रहती थी, एमबीए करने की, जॉब करने की। कितनी बार समझाया उसको, मगर वो मानती ही नहीं थी। खुशी पढ़ना चाहती थी, एमबीए करना चाहती थी, जॉब करना चाहती थी, सिर्फ इसलिए तुमने उसे मार डाला? सर मैंने कहा ना, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मुझे बस गुस्सा आ गया था उसकी जिद सुनकर। वो मुझे छोड़ने को तैयार थी, पर अपनी जिद नहीं, मुझे धमकी दे रही थी वो डिवोर्स देने की। अगर तुम्हें मेरा डिसीजन मंजूर नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ रहना मंजूर नहीं है। इतनी प्रॉब्लम है ना तुम्हें मुझसे, तो तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? रोज रोज एक ही बात की रट लगाकर बैठी रहती थी। पढ़ाई करनी, जॉब करनी। उसे लगता था कि वो जॉब करके मुझसे आगे निकल जाएगी। बहुत अहंकार आ गया था उसमें। विजय, तुम ही ने तो कहा था कि मैं शादी के बाद एमबीए कर सकती हूँ, जॉब कर सकती हूँ। हाँ बाबा, मैंने कहा था, पर जरा ये तो सोचो, तुम जॉब करोगे तो घर कौन संभालेगा? और तुम्हें जॉब करने की जरूरत क्या है? मैं अच्छा खासा कमा रहा हूं ना। विजय, बात सिर्फ कमाने की नहीं है, बात मेरी पहचान की है, मेरे सूप ठंडा हो गया है, इसे जरा गर्म कर लाओगी? क्या एक ही बात को लेकर बैठ जाती हो? अरे आज सेलिब्रेशन का मौका है, प्रमोशन मिली है मुझे, क्यों मूड स्पॉइल कर रही हो यार? जिस तरह तुम्हें अपने अचीवमेंट पे प्राउड फील हो रहा है ना, उस तरह मुझे भी हक है अपने लाइफ में कुछ अचीव करने का। ये मेरा तेरा क्या लगा रखा है तुमने खुशी? मेरी अचीवमेंट तुम्हारी नहीं है क्या? क्यों इतनी सेल्फिश हो रही हो? सेल्फिश मैं हो रही हूँ या तुम? तुम्हें यही डर है ना कि मैं लाइफ में तुमसे आगे बढ़ जाऊंगी? तुम्हारा मेल ईगो रोक रहा है ना मुझे। विजय, तुम समझते क्यों नहीं हो कि अपने करियर को लेके बहुत सीरियस हूं। मैं हमारे घर और हमारी लाइफ को लेकर सीरियस हूं। तुम्हारा करियर हमारी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगा। मैं नहीं करूंगी, मेरी मर्जी क्या कोई मायने नहीं रखती। नहीं रखती है, ये मेरा घर है और तुम मेरी बीवी हो। जो मैं कहूंगा तुम वही करोगी, और जिस चीज के लिए मैं तुम्हें मना करूंगा ना, तुम बिल्कुल नहीं करोगी। सारा दिन घर पे रह के पागल हो रही हूँ, सांस भी नहीं ली जाती मुझसे। तो योगा करो, मेडिटेशन करो, अपने दिमाग पर ना थोड़ा कंट्रोल करना सीखो। तुम क्यों नहीं कंट्रोल करते हो?
अपने ईगो पे, अपने डर पे, अपने झूठे अहंकार पे जो मुझे रोक रहा है। हर रोज यही होता था। वो समझती नहीं थी। आज सुबह भी उसने मुझे धमकी दी डिवोर्स देने की। बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। सब कुछ एक ही झटके में हो गया। समझ ही नहीं आया मुझे। मारना नहीं चाहता था मैं उसे, लेकिन मार डाला। क्यों? क्योंकि तुम चिढ़ गए थे, तुम गुस्से में थे, इतने गुस्से में कि तुमने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा, इतनी बेरहमी से कि उसकी जान चली गई। अरे जान तो वो खा रही थी सर मेरी, चोट पहुंचा रही थी मुझे, लगातार बार बार एक ही बात कहकर। वो सिर्फ पढ़ना चाहती थी, जॉब करना चाहती थी, उससे तुम्हारी ईगो, तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंच रही थी। क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी ईगो मायने रखती है। खुशी की मर्जी या उसकी खुशियां कोई मायने नहीं रखती थी। चोट तुम पहुंचा रहे थे, टॉर्चर तुम कर रहे थे उसे, बार बार लगातार। दो इंसान पहले एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत कि एक दूसरे की जरा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर वही इंसान दूसरे इंसान को घुटते हुए, तड़पते हुए कैसे देख सकता है? उसे बांधकर रखने में क्या खुशी महसूस होती है? अगर तुम और खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थे तो बातचीत करके अलग हो सकते थे। खुशी की जान लेकर क्या हासिल हो? अपनी जिंदगी बर्बाद करके क्या हासिल हो? खुशी ने हम लोगों से इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, एक बार भी नहीं, कि उन दोनों के बीच में इतनी कड़वाहट, इतनी नफरत पैदा हो चुकी। हमें भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। अगर हम इस बारे में जानते तो हम शायद कुछ कर पाते। सही कह रहे हैं आप। काश खुशी ने अपनी तकलीफ हमारे साथ बांटी होती। हमें तो यही लगता था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, दोनों के बीच में प्यार के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा लगता था जैसे दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन ये विजय पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर का चार्ज लगा है। वो इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है। विजय एक पढ़ा लिखा नौजवान था, लेकिन उसकी सोच और उसके रवैये को देखकर हैरानी होती है कि उसने कभी अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को, उसके करियर एम्बिशन को समझने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि हर कदम पर उसकी आकांक्षाओं का गला घोटा। लेकिन उतनी हैरानी खुशी की अप्रोच को भी देखकर होती है। वो आगे पढ़ना चाहती थी, एमबीए करके जॉब करना चाहती थी, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। वो जानने लगी थी कि विजय उसे आगे पढ़ने नहीं देगा। बेहतर होता कि रोजमर्रा के झगड़ों और मारपीट की बजाय अगर खुशी वक्त रहते विजय से अलग होकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देती। वो चाहती तो अपने माँ बाप से या फिर विजय के माँ बाप से बात कर सकती थी। जिस घुटन में वो जी रही थी, शायद उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता निकल आता। शादीशुदा जिंदगी के मसले जुबान से, बातचीत से हल होते हैं, लेकिन अगर कोई हिंसा का सहारा लेकर अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है तो वो शादी एक सजा बन जाती है। इंसान को अपने क्रोध, अपने अहंकार को नियंत्रण में रखना चाहिए, अपनी इस कमजोरी को दूर करने की लगातार कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स अपने रवैये से बाज नहीं आता है तो जरूरी है कि उस बर्ताव को सहन करने वाला शख्स वक्त रहते उस रिश्ते से बाहर निकल आए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी कल रात 11 बजे क्राइम पेट्रोल सतर्क के एक और चौंका देने वाले केस में। तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।